जय हिंद दोस्तों। अशोक की ये सीरीज हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। अशोक की बातें हो रही थी तो अशोक में आगे आज उनके थोड़ा सा शिलालेखों का जो है हम वर्णन करेंगे। शिलालेख क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या दर्शाया गया। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करने की अपने दोस्तों में जरूर भेजिए, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान, बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बटोरने से ज्ञान घटता है। ये कन्फर्म है। अपने पास रखे रहिए, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे, लेकिन लोगों को बताते रहिए, वो आपका दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कभी भी भूलेगा नहीं। इसलिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए आते हैं, हम अशोक की बातें करते हैं। अशोक में हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अशोक से। अशोक का हमने कार्यकाल जो देखा था, हमने कहा था अशोक का कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कितना? 232 ईसा पूर्व। हाँ, इस चीज को हमने देखा। 232 ईसा पूर्व के बीच में बैठा इन्होंने। लेकिन एक चीज हमने देखा था, 273 में तो बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहां से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 4 साल भाइयों में क्या प्रारंभ हो गया था? गृह युद्ध। 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में, 269 में ये राजगद्दी पे यानी कि राज्य अभिषेक करवाता है। और राज्य अभिषेक के 8वें साल यानी कि 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा नंद के साथ, नंद राज के साथ यह युद्ध हुआ उनका। और इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ, लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया था? काट दिया गया था। ये पुरानी नीति थी अशोक की, काट दो, कहानी खत्म। और इतने लोगों को काटा गया और उसके साथ साथ देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। और यह एक भीषण नरसंहार था, रूह कांप जाने वाला नरसंहार था। लेकिन जब अशोक ने इस चीज को देखा, वहां से अशोक के हृदय में क्या आया? परिवर्तन आया। हाँ, उनके दिमाग में ये बात आई कि यार ये दुनिया क्या मिला हमको, एक छोटे से टुकड़े के लिए इतना बड़ा भीषण नरसंहार। उन्होंने अपनी राज्य विस्तार की भावना जो थी उसको त्याग दिया। ये पता है आपको, राज्य विस्तार की भावना त्याग कर उनके दिमाग में एक बात आती है, अब हम जो है कुछ ऐसा करें ताकि शांति मिले। उनका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। निग्रोध को उसने देखा, निग्रोध एकदम मस्त रहता था, एकदम खुश रहता था अपनी लाइफ में। कहा भाई ये कैसे करते हो आप? कहा हम बौद्ध धर्म को अपनाए। कहा बौद्ध धर्म को, बौद्धम शरणम गच्छामि। आपने देखा ना, उसके बाद बौद्ध धर्म नीति को ये आगे बढ़ाता है अशोक। आगे चल के देख रहा है, अभी से बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को मानता है। इसने कहा हमें भी बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या नाम है, मौगलीपुत्र से ये प्रेरित हुआ और कहा हमें इस धर्म के बारे में समझाइए, धर्म क्या है। उसने कहा टेंशन ना लीजिए, हम समझा रहे हैं ना, चलिए, हम गुरु तो है नहीं। उसके बाद इसने उपगुप्त से मिलाया और उपगुप्त ने इन्हें ज्ञान दिया एक प्रकार से। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 2 लोगों को चुना, इंपॉर्टेंट। अपने दोनों, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा। हाँ, क्लियर कर लीजिए। लेकिन इनके पिता का नाम बिंबसार है। अगर माता का नाम पूछा जाए, चंपा, जिनका नाम सुभद्रांगी। ठीक है, चंपा किस नाम से जाना जाता था? इनके माता का नाम चंपा था। चंपा को सुभद्रांगी कहा जाता था। ये कहाँ की पुत्री थी? चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। ठीक है, जिससे इन्होंने शादी किया था। बात समझ में आई ना? तो अशोक की मम्मी का क्या नाम था? चंपा। चंपा कौन थे? चंपा। हाँ, दिमाग बैठा लिए। अशोक की मम्मी का नाम क्या था? चंपा था। क्लियर करिए, क्या नाम था? चंपा था। क्लियर है? चलेगा। अशोक की मम्मी का नाम क्या था? चंपा। बात किसका? चंपा या सुभद्रांगी कहते हैं, उन्हीं का नाम धर्मा कहते हैं। ठीक है, कई नामों से उनको जाना जाता है। चलेगा, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आगे हम जो बढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था अशोक को अशोक के नाम से हर जगह नहीं जाना गया है। कहां कहां अशोक को अशोक कहा गया था? आपको के मास्की अभिलेख। ठीक है, कहां कहा गया? नेट्टूर अभिलेख। ठीक है, ये 2 अभिलेखों में मास्की, नेट्टूर, गुर्जा
गुर्जार और उदय गोला। कहा? मास्की, ध्यान सुनना, मास्की, मेटूर, गुर्जार, हाँ याद रखना, कहा? मास्की, मेटूर, गुर्जार और उसके साथ उदय गोला। कौन सा? उदय गोला। ये इतने जो अशोक अभिलेख लिखवाए थे, इन अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा जाता था। ध्यान सुनना, क्या कहा जाता था? अशोक, अशोक कहा जाता था। अशोक के नाम से जाना जाता है इन तीन में। कौन? मास्की, मेटूर, गुर्जार और उदयगोला। ठीक है, या उदयगोल। ठीक है, इन तीन चार अभिलेखों में दिमाग में बैठाना, अशोक को अशोक किन चार अभिलेखों में कहा जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अशोक को अशोक, मास्की और गुर्जार, ये दो तो जरूर याद रखना, मास्की और गुर्जार। मेटूर और उदयगोला थोड़ी टाइम के लिए भूल भी जाना तो चलेगा। मेटूर और उदय गोला, मास्की, गुर्जार, मेटूर, उदय गोला में अशोक को अशोक नाम से जाना गया। लेकिन अशोक को सबसे फेमस नाम था, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जाना जाता था, उसका नाम क्या था? देव नाम प्रिय दर्शनी। किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रिय दर्शनी। देव नाम प्रिय दर्शनी किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रिय दर्शनी। हाँ याद रखना, देव नाम प्रिय दर्शनी, देव नाम प्रिय दर्शनी। अब ये देव नाम प्रिय दर्शनी जो है, रूमन देई अभिलेख, कौन से अभिलेख में? रूमन देई अभिलेख में देव नाम प्रिय दर्शनी के नाम से जाना गया। रूमन देई अभिलेख। अब कहोगे ये देव नाम प्रिय दर्शनी क्यों रखा, अपने नाम को दिया? इसने कहा यह उपाधि हमारे पूर्वजों की। क्या बोला? क्या उपाधि हमारे पूर्वजों की है। इसका कहने का मतलब सेंस ये था कि ये हमारे पूर्वज इस उपाधि को लगाते आ रहे हैं। कौन लगाते आ रहे हैं? इसके पूर्वज, पूर्वजों से यह उपाधि लगती आ रही है। हमारे पूर्वज कहता था, हमारे पूर्वज कहते आए हैं देव नाम प्रिय दर्शनी। और देव नाम प्रिय दर्शनी का मतलब क्या होता है? देवताओं में प्रिय या देवताओं का प्रिय। अपने आप को ये कहा करता था कि मैं देवताओं का क्या हूं? प्रिय हूं। हाँ क्लियर कर लीजिए, मैं देवताओं का प्रिय हूं। लेकिन इसको एक नाम से और जाना जाता था, अंग अधिराज। किस नाम से जाना जाता था? अंग अधिराज। अंग अधिराज इसको कहा गया भाब्रू शिलालेख। कौन से शिलालेख में कहा गया? भाब्रू बैराट शिलालेख में इसको कहते हैं अंग अधिराज। तो याद रखना, एक और इसका नाम था जिसका नाम है अंग अधिराज। अंगाधिराज, भाब्रू बैराट, बैराट शिलालेख, भाब्रू बैराट शिलालेख कहां पर था? राजस्थान। याद रखना, राजस्थान में पड़ता है भाब्रू बैराट शिलालेख, जहां इसको अंग अधिराज कहा गया। यहीं से पता चला कि ये जो राजा अंग अधिराज है, कौन? राजा अंग अधिराज है, या कौन है? वास्तव में अशोक है। यानी कि इसने लिखा, मैं सम्राट अशोक राजा अंग अधिराज, यानी कि मैं कौन हूं? अंग का अधिराज हूं, एक प्रकार से अंग का एक सर्वश्रेष्ठ राजा हूं। ठीक है, इसने पूर्ण रूप से इस बात को बोला। कौन? अशोक ने। कौन से? भाब्रू बैराट शिलालेख में। इसका अंग अधिराज नाम कहां मिलता है? भाब्रू बैराट शिलालेख में। हाँ, इसका अशोक वर्धन कहां मिलता है? पुराणों में इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। एक एक नामों को पूछा जाएगा आपसे। अशोक वर्धन कहा गया इसको अशोक वर्धन। अशोक वर्धन ये पुराण में बोला गया है। पुराण में इसको क्या कहा गया? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। हाँ दिमाग बैठा लीजिए, पुराण में इसको क्या कहा गया था? अशोक वर्धन। ठीक है, हाँ अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। कहा? पुराणों में। एक नाम और इसका था बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य इसको कहा जाता था? बुद्ध शाक्य इसको कहा जाता मास्की लघु शिलालेख। कहा? मास्की। आपने देखा ये मास्की लघु शिलालेख जो था, इसमें इसको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है।
क्या कहा गया अगले पॉइंट, बुद्ध शाक्य, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत नामों से जाना गया लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य जो है ये पुराणों में क्या कहा गया था, अशोक वर्धन, अंग विराज कहा गया, भाबरू बैराट शिलालेख में कहा गया, देव नाम प्रिय दर्शनी कहा गया, रूमन देही अभिलेख, ठीक है, कहा गया था रूमन देही अभिलेख। रूमन देही अभिलेख के साथ साथ एक निगाली अभिलेख था, उसमें भी कहा गया था। देखो दिमाग में था रूमन देही और निगाली। रूमन देही और निगाली अभिलेख में क्या कहा गया था, देव नाम प्रिय दर्शनी, क्या कहा गया था, देव नाम प्रिय दर्शनी। और अधिकतर अभिलेखों में देव नाम प्रिय दर्शनी का भी उल्लेख हुआ है। अधिकतर अभिलेखों में किसका नाम हुआ है, देव नाम प्रिय दर्शनी का अभिलेख हुआ है। हाँ वायु, यहाँ पुराण में सर कौन सा पुराण था, वायु पुराण। वायु पुराण में इसको क्या कहा गया, अशोक वर्धन, क्या कहा गया था, अशोक वर्धन। और बुद्ध शाक्य कहाँ कहा गया, बुद्ध शाक्य इसको कहा गया था मास की लघु शिलालेख। किसमें कहा गया, मास की लघु शिलालेख। मासी याद रहता है ना, मासी, ठीक है, याद रखना, मासी या मास की लघु शिलालेख में क्या कहा गया, बुद्ध शाक्य। अशोक वर्धन कहा गया वायु पुराण, अशोक वर्धन वायु पुराण, ठीक है। और अशोक के नाम से कहा जाना गया पूर्ण रूप से कि मतलब हाँ अशोक, ये असली नाम कहाँ मिलता, मास की में, देखो अशोक वर्धन, ठीक है, वायु पुराण मिला, लेकिन सिर्फ अशोक के नाम से जाना गया, मास की, मेट्टूर, गुर्जार और उदय गोला या उदय गोल, ठीक है, उदय गोल में। देव नाम प्री कहा जाना गया, रूमन देही अभिलेख और निगाली अभिलेख। कौन से, रूमन देही अभिलेख और निगाली अभिलेख में। और कौन से इसके पूर्वज कौन से नामों को अपने मतलब वो करते थे, अपने एक प्रकार से उपाधि लगाते थे, ये देव नाम प्रिय दर्शनी है। इस नाम को इनका क्या करते थे, उपाधि लगाया करते थे। बातें क्लियर हो गई। आगे चीज, अंग अधिराज भाबरू बैराट शिलालेख में बोला गया इसको, बात क्लियर हो गई ना। अब एक क्वेश्चन आपसे कि यह राजा बनने से पहले क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, राजा बनने से पहले क्या था, क्या था, राज्यपाल। हाँ वेरी गुड, राजा बनने से पहले क्या था, राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। इसने विद्रोह भी दबाया था, अवंती का विद्रोह, जम्मू कश्मीर का विद्रोह, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का विद्रोह इसने दबाया था। यह जानकारी कहां से मिलती है, अरे भूल गए, राज तरंगड़ी से मिलती है, ठीक है। राज तरंगड़ी में जिसका जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा गया, पीछे हम बताए होंगे, ठीक है। कहां से मिलती है, राज तरंगड़ी से मिलती है, जहां से पूरा इतिहास जो है दर्शाया गया जम्मू कश्मीर का। राज तरंगड़ी किसकी थी, कल्हड़ की थी। बातें क्लियर है ना, किसकी थी, कल्हड़ की थी। यह बात बताई गई राज तरंगड़ी में कि इसने जम्मू कश्मीर में जो है बहुत नरसंहार किया था। कौन, अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। बातें क्लियर करो। और इनकी एक पत्नी थी, हमने कहा था, जिनका नाम था पत्नी देवी या महादेवी। क्या नाम था, पत्नी देवी या महादेवी। इनके दो पुत्र थे, ठीक है। जहां हमने लिखा है पत्नी देवी, वहां आप महादेवी भी लिख सकते हैं, महादेवी ये नाम था। इनके दो पुत्र थे, पुत्र का नाम महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों कहां गए थे, श्रीलंका। नेक्स्ट एक पत्नी का नाम मैंने बताया था, उनका नाम बताओ, कारुआ की सबसे प्रिय पत्नी, जिसका उल्लेख कहाँ है, रानी अभिलेख में। रानी अभिलेख कह लूं मैं, या इलाहाबाद का अभिलेख कह लूं, या मैं कौशाम्बी अभिलेख कह लूं, ठीक है। इलाहाबाद अभिलेख को या रानी के अभिलेख को या कौशाम्बी अभिलेख को एक अभिलेख के नाम से और जाना जाता, प्रयाग प्रशस्ति। किस नाम से जाना जाता, प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति का भी वर्णन किया है। इस अभिलेख में, रानी के अभिलेख में किसका किसका वर्णन है। एक तो आपने देखा कि कारुबाकी का वर्णन है, जिसको कहा गया था यह दान दिया करती थी। आप देखेंगे समुद्रगुप्त का वर्णन है। समुद्रगुप्त के अलावा आप देखेंगे किसका वर्णन है, जहांगीर का वर्णन है। जहांगीर के अलावा किसका वर्णन है, अकबर का वर्णन है। क्यों, क्योंकि अकबर ही इसको खुदवा के कहां ले गया था, इलाहाबाद। हाँ कहां ले गया था, इलाहाबाद। आपसे पूछा जाएगा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किस शैली में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया, चंपू शैली। हाँ याद रखना किस शैली में लिखा गया है, चंपू शैली। हाँ याद रखना किस शैली में लिखा गया है, चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या होता है, समझ में आया। जो रानी का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसको रफ किया जाए, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात को, एक एक चीज पीछे से रिलेट कर लेना। जो रानी का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति,
कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। ये किस भाषा में है या किस शैली में है? आपको चंपू शैली में। कौन सी शैली में है? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या होता है सर? गद्य और पद्य दोनों में। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? गद्य और पद्य दोनों में है, जो जिसमें कारुवाकी का वर्णन है। किसका वर्णन है? कारुवाकी का। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, किसका वर्णन है? कारुवाकी का। इनकी 5 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। पद्मावती का जो बेटा था उसका नाम था कुशाक। क्या नाम था? कुशाक। दिमाग बैठाना, अभी ये बात आगे पता चलेगी। 3 पत्नी का नाम मैंने देखा। एक था महादेवी। कौन थी? महादेवी। दूसरे का नाम कारुवाकी। तीसरे का नाम तिस्रक्षिता। और आपको बता दे, तिस्रक्षिता जो है ये विरोधी थी किसकी? बौद्ध धर्म की। किसकी विरोधी थी? विरोधी थी, हाँ, विरोधी थी बौद्ध धर्म की। पढ़ लो एक एक चीज। मैं बता रहा हूं कि ऐसे जाके खोज लेना, बहुत आसानी से ये सब नहीं मिलेगा आपको। कोई नहीं बताएगा तिस्रक्षिता विरोधी थी बौद्ध धर्म की, जाके खोज लेना। बहुत कम मिलेगा, कहीं भी, यूट्यूब पे भी या किताबों में भी खोज लेना। इतने आसानी नहीं पाओगे जब तक हायर लेवल पे नहीं जाओगे। तो याद रखना इस चीज को कि विरोधी थी किसकी? बौद्ध धर्म की। दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब जब ये अशोक को तो रोकी जरूर होंगी, ये कहां इन धर्मों में पढ़ते होंगे, लेकिन इतने बड़े सम्राट को कोई रोक सकता है? नहीं। इसका वर्णन कहा था? तिस्रक्षिता को किसमें बताया गया था? दिव्य दान। हाँ, एक बौद्ध ग्रंथ था जिसमें दिव्य दान में बोला गया था उनकी एक पत्नी थी तिस्रक्षिता। एक पत्नी इनकी पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती। पद्मावती के बेटे का क्या नाम था? हाँ, कुशाक। क्या नाम था? कुशाक। ठीक है, हाँ, पद्मावती। चौथी पत्नी थी पद्मावती, कुशाक। हाँ, याद रखना, कुशाक के नाम से जाना था। एक पद्मावती का एक पुत्र था जिसका नाम था कुशाक, और एक पुत्र थी असंघमित्रा। कौन थी? असंघमित्रा। 5वीं पत्नी थी असंघमित्रा। याद रखना, 5वीं पत्नी कौन थी? असंघमित्रा। और असंघमित्रा के पुत्र का क्या नाम था? असंघमित्रा का पुत्र था प्रधान महीक। ठीक है, तो इन पुत्रों में भी जो लड़ाई होती है कि गद्दी पे कौन बैठेगा, लेकिन इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता सही रूप में कि वास्तव में इनके गद्दी पे बैठने वाला कौन था। ठीक है, तो एक बुक थी राज तरंगड़ी। कौन सी बुक थी? राज तरंगड़ी। ध्यान सुनना, एक बुक थी जिसका नाम था राज तरंगड़ी। पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पूरा क्या है? वर्णन है। जिसके लेखक कौन है? कल्हड़। ठीक है, पूरे लेखक कौन इसके? कल्हड़। राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। जम्मू कश्मीर का पूरा वर्णन इसमें। और इस राज तरंगड़ी ने क्या कहा था कि जो कश्मीर का यहाँ इसका उत्तराधिकारी बना था, जालौक बना था। कौन बना था? जालौक। कौन उत्तराधिकारी था अशोक का? जालौक। नाम सुनना ध्यान से, कौन उत्तराधिकारी था? जालौक। दिमाग से बैठा लीजिएगा दिमाग में। कल्हड़ के राज तरंगड़ी में बोला गया कि जो अशोक का उत्तराधिकारी उसका नाम क्या है? जालौक। क्या नाम उसका? जालौक। लेकिन उसके तुरंत बाद एक बुक और लिखी गई जिसका नाम था सिंधवी ग्रंथ। कौन था? सिंधवी ग्रंथ। और सिंधवी ग्रंथ में इसको बताएगा कुस्तन। क्या नाम था पुत्र का? कुस्तन बैठता है गद्दी पर, लेकिन इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस जानते रहिए कौन बैठता है? कुस्तन। ठीक है, ये सब विवाद का मामला है। किसका मामला? विवाद का। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मतलब वास्तविकता का क्या है, कि कौन बैठा, कैसे बैठा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब आ जाइए अशोक के अभिलेखों पे। किस पे? अशोक के अभिलेख। अगर मैं पूछ लू अशोक के कुल कितने अभिलेख थे, ध्यान सुना, अभिलेख मैंने नहीं पूछा है, फिर से सुनो, अशोक के अभिलेख कितने थे? लगभग समथिंग कितने अभिलेख थे? आप चिल्लाओगे 14, यही पढ़ के आओ। वास्तव में देखा जाए अशोक के अभिलेख मैं पूछ रहा हूं, शिलालेख नहीं। अभिलेखों की संख्या लगभग 40 थी।
अभिलेख का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से देखा जाए, अभिलेख का मतलब होता है किसी चीज को लिखवा देना। क्या करना? लिखवा देना। ये क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख। कहीं भी चीज लिखी रहेगी तो क्या है? अभिलेख। आज मैं इस बोर्ड को ऐसे लिख के चला जाऊं और कल यह बोर्ड जमीन में धंस जाए धीरे धीरे, और जब ये खोजा जाए इस पे ऐसे लिखा मिले, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे द्वारा लिखा गया अभिलेख कहलाएगा। ठीक है। अब अलग की बात है कि मैं किस पे लिखा हूं, वह उसके नाम से जाना जाएगा कि यह बोर्ड अभिलेख होगा। किसका? मैंने पत्थरों पे लिख दिया तो शिला अभिलेख हो जाए। मैंने बड़े बड़े जो है पिलरों पे लिख दिया तो वह स्तंभ अभिलेख हो जाए। मैंने गुफाओं में लिख दी तो वो गुहा अभिलेख हो जाए। ठीक है। ये सारी चीजों को पढ़ना है हमें धीरे धीरे करके। लेकिन बस ध्यान दीजिए, आप पे बैठा रहिए, दिमाग में बातें सब क्लियर हो जाएगी। तो हेडिंग क्या बनाना है? अशोक के अभिलेख। अब अभिलेखों के भी टाइप्स हैं, पढ़ते जाइए सिर्फ। अशोक के अभिलेख। मार खाओगे अभी तुम लोग, बात समझ में आएगा? हाँ, दिमाग से पढ़ो, दिल से पढ़ो और दिमाग से यहाँ रहो। हाँ, आ जाओ। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। अब देखा, अभी तक तो आपने कहानियां पढ़ी, बहुत मजा आया। अब यहां से थोड़ा काम कठिन होने वाला है आपका। होने नहीं देंगे हम, टेंशन ना लीजिए। लेकिन इतना है कि अब यहां से जो है, अशोक का जब हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने बहुत सारे ज्ञान दिए। उसने कहा मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बौद्ध धर्म अपनाएं। आप लोग क्या हो? स्वतंत्र हो। जिस धर्म को चाहो उस धर्म को मान सकते हो। ब्राह्मणों पे अत्याचार मत करो, गरीबों को सताओ मत। उसने कहा था कम पाप करने की कोशिश करो, कम हत्या करने की कोशिश करो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो। यानी कि उसको पता था कि सिर्फ तलवार के बल पे राज्य नहीं चलाया जा सकता। राज्य चलाने के लिए कुछ जनता से क्या होना पड़ेगा? रूबरू होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जनता के बारे में। लेकिन उसके पहले उसने बहुत पाप कर दिया था। ठीक है। तलवारों के बल पे ही वो गद्दी पे बैठा था, 99 भाइयों की हत्या करके। ये पता चलता, आपको हिस्ट्री कहती है। बातें क्लियर हुई? चलेगा। अब आगे देखिएगा, ये सारी बातें कब कहा हुआ बंदा? जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब हृदय परिवर्तन हो गया तो इसने जनता से रूबरू करने के लिए क्या करना शुरू किया? अभिलेख लिखवाना शुरू किए। क्या करना शुरू किया? अभिलेख लिखवाना शुरू किए। और अभिलेख जो है जब लिखवाया गया तो सबसे पहले इनके अभिलेखों की खोजने का काम किसने किया था? कौन खोजा था? प्रिंसेस ने पढ़ा था। खोजा किसने था? पेंथर ने, जिनको कहा जाता था पेंथलर। क्या बोलते हैं आप? पेंथर। सबसे पहले खोज किसने की? अशोक के स्तंभ। छोटे बड़े कुल 40 स्तंभ थे। ठीक है, शिलालेख थे, सॉरी। और इसकी खोज किसने की थी? खोज पेंथलर। खोज किसने की थी? पेंथलर ने। लेकिन पेंथलर जब इसको खोजता है तो इसको निगलेक्ट कर देता है, कहता अरे होंगे कुछ। ठीक है। ये इतना मतलब ध्यान नहीं देता। ये खोज शुरू होती है 1750 में। कब शुरू होती है? 1750 में। पहला शिलालेख जो उसको अभिलेख खोजा गया इसका 1750 में। उस अभिलेख का नाम क्या था सर? मेरठ। कौन सा अभिलेख? मेरठ अभिलेख। हाँ, दिमाग बैठा लिए। मेरठ अभिलेख या मेरठ स्तंभ। कौन सा खोजा गया था? मेरठ स्तंभ। मेरठ का था, मेरठ स्तंभ। अब ध्यान से मेरी बात सुना, ये मेरठ का स्तंभ था, लेकिन ये वर्तमान काल में कहां था? बाद में चल के दिल्ली में। कहां था? दिल्ली में। यानी कि यह तो खुदवाया गया था कहां? मेरठ में, लेकिन स्थापित कहां किया गया? दिल्ली में। फिर इस चीज को जब खोजने के बाद, पढ़ने की जो पहली बार सफलता मिली, यानी कि खोजने के बाद किसी ने पहली बार इनके स्तंभों को पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेस। क्या नाम था? प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस। पहली बार इस अभिलेख को पढ़ने का काम कौन करता है? जेम्स प्रिंसेस करता है। कब करता है? 1837 ईस्वी में। कब करता है? 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेस, आगे लिख लेना। ठीक है। हमने कहा था पेंथलर साहब ने 1750 में खोजा और 1837 में पहली बार कोई पढ़ता है बंदा तो उसका नाम क्या रहता है? जेम्स प्रिंसेस। कौन से स्तंभ को पढ़ता है? दिल्ली टोपरा स्तंभ। कौन से को? दिल्ली टोपरा। तो जो पढ़ा था उसका नाम था दिल्ली टोपरा, टोपरा स्तंभ।
कहने का मतलब एक स्तंभ खुदवाया गया था टोपरा में, लेकिन फिर उठवा के कहां लाया गया? दिल्ली में। कहां लाया गया? दिल्ली में। अब आप जानते हैं कि ये दोनों स्तंभों को, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ था, इसको किसने जो है सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की? क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की थी या सबसे पहले अपने ब्राह्मणों से पढ़वाने की कोशिश की थी? या फेएसटी ने? या फेएसटी ने सबसे पहले जो है इस पे कोशिश की गई एफएसटी द्वारा, जिसका नाम, एफएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। हाँ, दिमाग बैठा लेना, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से नहीं देखा गया तो फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों स्तंभों को खुदवाया। क्या किया? खुदवाया, और खुदवा के कहां ले आया? दिल्ली ले आया। हाँ, दिमाग बैठाना। तो आपसे पूछा जाएगा टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को कौन खुदवा के दिल्ली ले आया था? एफएसटी। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, कौन? एफएसटी। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। हाँ, दिमाग में इस बात को क्लियर करिए, कौन? एफएसटी। और एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। बातें क्लियर हो गई इतनी? अब मैंने कहा था स्तंभ सर, इसके शिलालेख या अभिलेख कितने स्थानों पे खुदवाए गए थे? 4 स्थान। आपको याद होगा ना, कितने स्थानों पे खुदवाए गए थे? 4 स्थान। यहां से एक एक पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्थान खुदवाए गए थे। 4 स्थानों पे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ग्रीक। ग्रीक इस समय कौन सा है? तुर्की है ना। और जिसको तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया का माइनर भी बोला जाता है। आप जानते हैं कौन सा? एशिया का माइनर। 4 भाषाओं का ये, इसका देखिए सबसे प्यारी बात ये है कि ये वही काम करता था, देखता था कि जहां के लोग जिस भाषा को जानते थे उसी भाषा में अभिलेख को खुदवाना। इसका सीधा सिद्धांत था, जिस भाषा का ज्ञान हो आपको उसी भाषा में अभिलेख खुदवाया जाए। तो भारत वाले सबसे बेहतरीन कौन सी भाषा? ब्राह्मी लिपि। तो भारत में जो था वो किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था। पाक में जो था वो किस लिपि में था? खरोष्ठी। और अफगानिस्तान में अरमाइड। और ग्रीक का ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि। एक एक चीज बैठा दिमाग में, ग्रीक लिपि। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर बता दीजिएगा इन लिपियों में मतलब किसका किसका जो है काम था। लेकिन इसके पहले पूछा जाएगा इन स्तंभों को लिखवाने के लिए कोई विद्वान अपने से तो लेके छीने हथौड़ी बैठता नहीं रहा होगा लिखने के लिए। प्रयोग करना, पत्थरों पे लिखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता रहा होगा? खोद के। कोई ना कोई छीने हथौड़ी टाइम में हथियार रहा होगा ना, जिससे खोद खोद के क्या करता था? लिखता था। अब बताइए सर लेखक कौन था? इसको लिखता कौन था? मजा तो तब आएगा ना कि इन भाषाओं को कौन इतना बड़ा जानकार था जो लिखता था। उसका नाम क्या था? बताओ, लेखक का नाम क्या था? चापड़। हंसो मत। लेखक कौन था? चापड़। याद रखना, पूछा जाएगा आपसे लेखक कौन था सर? चापड़। कौन था? चापड़। इन सबको लिखा सब कौन? लेखक का नाम जान लो, लेखक चापड़। हाँ, क्लियर करो बातों को। लेखक कौन था? चापड़। बातें क्लियर होगी। लेखक कौन था? चापड़ था। हाँ, लेखक कौन था? चापड़। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि आप सर बता दीजिए आर्माइड लिपि में कौन कौन सा लिखा गया था? तक्षशिला और लघुनाज। कौन सा? लघुनाज। आर्माइड लिपि में 2 शिलालेख जो लिखे गए थे, तक्षशिला और लघुनाज। पूछा जाएगा ये 2 अभिलेख किस भाषा में थे? आर्माइड। आर्माइड का मतलब है कि भारत का जो ऊपरी वाला सिर देखेंगे यही बगल में अफगानिस्तान। ठीक है, क्या नाम था उसका? लघुनाज। ठीक है, क्या नाम था? लघुनाज। आपसे पूछा जाएगा खरोष्टी भाषा में कौन लिखा था? साहबजगढ़ी। कौन सा? साहबजगढ़ी। दिमाग बैठा ना। खरोष्टी भाषा में कौन था? साहबजगढ़ी। साहबजगढ़ी। दिमाग बैठाइएगा, खरोष्टी भाषा में कौन था? साहबजगढ़ी और मनसेहरा। साहबजगढ़ी और मनसेहरा। मनसेहरा। हाँ, मनसेहरा। याद रखना, साहबजगढ़ी और मनसेहरा कौन सी भाषा में लिखा गया था? खरोष्टी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था? खरोष्टी भाषा में। क्लियर करिए, मनसेहरा और साहबजगढ़ी कौन सी भाषा में लिखा गया था? खरोष्टी भाषा में। हाँ,
कौन सी भाषा में लिखा गया था? खरोष्टी भाषा में। अब अगला बचता है यहाँ कौन सा? ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा। इसको एक नाम से और जाना जाता है, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। इसमें कौन सा था? सेरेकुना अभिलेख और सेरेकुना अभिलेख। सेरेकुना अभिलेख कौन सी भाषा में था? ग्रीक लिपि भाषा में सेरेकुना अभिलेख। दिमाग बैठाना, कौन सी भाषा में था? ग्रीक भाषा में। और इस अगर पूछ लिया जाए टोपरा अभिलेख में इसका किसका वर्णन हुआ था? टोपरा अभिलेख में, टोपरा अभिलेख में इसको क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी क्या नाम लिया गया था टोपरा अभिलेख में? ध्यान से सुनना, अशोक का प्रियदर्शी नाम लिया गया था। कहां? टोपरा अभिलेख। क्या नाम लिया गया था? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, याद रखना, प्रियदर्शी कहा गया कौन से अभिलेख में? टोपरा अभिलेख में। अब प्रियदर्शी जो था ये किससे रिलेट किया गया? प्रियदर्शी का रिलेट जो किया गया चल के, वो कहा गया कि यह जो एक श्रीलंका का राजा, कौन? एक श्रीलंका का राजा जिसका नाम था सिल्क। क्या नाम था? सिल्क। ये प्रियदर्शी जो इसका नाम है, किसका? श्रीलंका का राजा, श्रीलंका का राजा, लंका का राजा सिल्क। लेकिन बाद में एमबीटी कहा गया, एफएसटी ही कह के आता है, फिरोज शाह तुगलक ही कहता है नहीं, प्रियदर्शी जो नाम था ये किसका है? अशोक का। और इसका बाद में प्रूफ भी मिलता है चल के, और स्तंभ लेखों में लिखवाया गया था, मैं प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी सम्राट अशोक। इससे कंफर्म हो गया कि श्रीलंका के राजा का नाम नहीं था, लेकिन सबसे पहले प्रियदर्शी का मतलब यही समझा गया था कि श्रीलंका का राजा सिल्क था जिसका नाम प्रियदर्शी था। बाद में पता चला नहीं, वह भारत का महान सम्राट अशोक है जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शी। याद कर रहा है जिसका नाम क्या है? प्रियदर्शी। हाँ क्लियर कर लीजिए, क्या नाम है? प्रियदर्शी। क्लियर है ना? अब चलिए, अभिलेख है कितने प्रकार के होते हैं? जो उसने अभिलेख लिखवाया वो कितने प्रकार के? ये टाइप्स जानना जरूरी है, तभी तो हम पढ़ेंगे। नहीं प्रकार नहीं, 40 लगभग 40 थे, लेकिन टाइप्स कौन कौन से थे? तो लिखिएगा 3 टाइप्स के अभिलेख लिखवाया करता था वो। ठीक है, अब देखना अभिलेख के प्रकार कितने प्रकार का था? 3 टाइप्स का। ध्यान सुनना, कौन कौन से टाइप्स? भारत में तो सब, और बाकी जो है सब भारत के हैं, टेंशन नहीं ला, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने कौन सी भाषा में लिखवाया था? ब्राह्मी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 3 शिलालेख लिखवाया, जो अभिलेख लिखवाया, इसके 3 नाम थे। 3 नाम थे, ध्यान सुनना। एक था शिलालेख, एक को क्या बोला जाता था? शिलालेख। शिलालेखों की संख्या थी कितनी? 14। शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। अगला था स्तंभ लेख। कौन सा था? स्तंभ लेख। और एक था गुहा लेख। गुहा लेख 3 इसने लिखवाया था। कितने? 3। दिमाग बैठना, गुहा लेख 3 लिखवाया था। अब स्तंभ लेख भी 2 टाइप्स के लिखवाया करता था। हाँ, ये शिलालेख भी यह 2 टाइप्स के लिखवाया करता है। एक था दीर्घ शिलालेख, दूसरा था लघु शिलालेख। दिमाग बैठाना, एक था दीर्घ शिलालेख, दूसरा था लघु शिलालेख। और अगला था लघु शिलालेख। अब मेरी बात बताइए, शिलालेख का मतलब क्या होता? पहले ये समझो। शिलालेख मतलब होता, शिल मतलब पत्थर, और लेख मतलब लिखा हुआ। पत्थरों पर कोई चीज लिख दी जाए वो क्या कहलाती है? शिलालेख। ठीक है, और यह शिलालेख लिखवाया करता था किस लिए? जनता से रूबरू होने के लिए। ठीक है, 2 प्रकार का, छोटे पत्रों पे लिखवाया लघु शिलालेख, बड़े पत्रों पे लिखवाया दीर्घ शिलालेख। उसी तरह से पिलर था, पिलर मतलब समझते हैं ना? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा स्तंभ हो, उस स्तंभों पे जब लिखवाया तो वह स्तंभ लेख कहलाया। ये भी 2 प्रकार का, लघु स्तंभ लेख, एक दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख, क्लियर करो, दीर्घ स्तंभ लेख। लेकिन उसी प्रकार से जब गुफाओं में कोई चीज लिखवाई जाए, क्या किया जाए? पर्वतों को काट दिया जाए। ठीक है,
काट के क्या बनाया जाए, गुफा बनाई जाए, और गुफा में जब लिखवा दिया जाए तो उसको क्या कहलाते हैं, गुफा लेख। क्या कहलाते हैं, गुफा लेख। हाँ क्लियर करिए, क्या कहलाते हैं, गुफा लेख। बातें क्लियर हो गई। अब गुफा लेख में सर पहला गुफा लेख कौन था, सुदामा। सुदामा, ठीक है, पहला गुफा लेख कौन था, सुदामा। हाँ, मुंड लेख या हाँ सुदामा, और एक था कर्ज चौपड़। कर्ज चौपड़, सुदामा, कर्ज चौपड़, तीन थे, सुदामा, कर्ज चौपड़, विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, तीन थे, सुदामा, कर्ज चौपड़ और विश्व झोपड़ी। तीन प्रकार के शिलालेख थे, सुदामा, कर्ज चौपड़ और विश्व झोपड़ी। और आप जब पता है ये तीनों को वह दान दे देता है। किसको दान दिया रहा था, अपने पुत्र, जो अपने पिता जो आजीवक संप्रदाय थे, संप्रदाय के अनुयायी थे, एक प्रकार देखा जाए आजीवक संप्रदाय को क्या कर देता, ये तीनों दान दे देता। तीनों गुफाएं, सुदामा, कर्ज चौपड़ और विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ज चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ये तीनों दान देता है किसको, आजीवक संप्रदाय को दान देता है, दान, आजीवक संप्रदाय। इसका मतलब यह था कि आजीवक संप्रदाय को भी मानने वाला राजा था। क्या मानता था, आजीवक संप्रदाय को भी मानता था कौन, अशोक। हाँ बातें क्लियर करिए, आजीवक संप्रदाय को भी मानता था कौन, अशोक। बातें क्लियर है, आजीवक संप्रदाय को भी मानता था कौन, अशोक। अब यहां से एक एक शिलालेखों को उठाते हैं, पहले दीर्घ शिलालेख, फिर लघु शिलालेख, फिर स्तंभ लेख, एक एक को करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए दीर्घ शिलालेख, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा दीर्घ शिलालेख। इसके बारे में पहले समझिए। अब आए हैं हम टॉपिक पे। अब यहां से एक एक शिलालेख, और इस शिलालेखों को पहले हम दर्शाएंगे कहां कहां है, ठीक है। हाँ दीर्घ शिलालेख, छोड़ना चाहिए। अब ध्यान सुना, ये दीर्घ शिलालेखों की भी संख्या कुल 14 है। वास्तव में देखा जाए दीर्घ शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है, 14। और दीर्घ शिलालेख क्या होते थे सर, एक पत्थर होता था ऐसे, ध्यान सुना, और इन पत्थरों पे ऐसे 14 लाइनें लिखी होती। क्या होती थी, 14 पंक्तियां लिखी होती थी। इन 14 पंक्तियों में क्या कहा जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है। दिमाग बैठाओ, इन 14 पंक्तियों में क्या रखा गया था, अपनी बातों को रखा गया था। ऐसे ऐसे जो शिलालेख थे, कुल कितने शिलालेख थे, नहीं, ठीक है, 6 शिलालेख थे। कुल के 7 शिलालेख थे। कुल कितने शिलालेख थे, वास्तव में 7 शिलालेख थे। हाँ क्लियर कर लीजिए बातों, कितने, 7 शिलालेख थे। 7 पत्थरों पर उसने यह बातें लिखवाई थी। कितने पत्थरों पर, 7, यानी कि यह 7 पत्थर 7 स्थानों पे रखे गए हैं। अब 7 स्थान कहां कहां रखे गए ये बताएंगे। कितने पत्थरों पे लिखवाया था, 3। इन 7 पत्थरों पे ऐसे ऐसे इन बातों को क्या किया जाता था, लिखवाया जाता था, ठीक है। ये 7 पत्थरों पे 7 स्थानों पे कुल 14 शिलालेख लिखवाए गए। कितना, 14 शिलालेख। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि शिलालेख क्या होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम पूरे मैप बनाएंगे भारत का। इस मैप पे दर्शाएंगे कि कौन सा शिलालेख कहां पाया जाता है। बातें क्लियर हो गई ना, और कौन दाहिने से बाएं और कौन बाएं से दाहिने लिखा जाता है, सारी बातें बताएंगे। और किस शिलालेख में दर्शाने के बाद किस शिलालेख में क्या कहा गया, ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। किस शिलालेख में इसको किस नाम से जाना गया, किस शिलालेख में इसको क्या कहा गया, इसकी पत्नी को क्या कहा गया, सारी बातें। कहां इसने कहा था दान करना जरूरी है, कहां इसने कहा था हत्या करना नहीं जरूरी है, ये सारी बातें इसने बोला है। शिलालेखों के माध्यम से ही दर्शाया गया है। सारी बातें अगली क्लास में चलेगा। तब आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है आगे बढ़ाइए, ठीक है। लाइव एंड वॉचिंग करिए। चलिए धन्यवाद।